आमतौर पे अमेरिका में भी 4 ही मौसम होते हैं, जैसा पूरी दुनिया में होता है। लेकिन चूंकि अमेरिका ग्रेट है तो वहाँ कभी कभी एक अनऑफिशियल मौसम भी आ जाता है, शट डाउन का मौसम, जिसमें पूरे देश का माहौल उलट पलट जाता है, सरकारी कामकाज ठप पड़ जाता है, कई कर्मचारियों को पगार मिलनी बंद हो जाती है और कईयों को तो बिना तनख्वाह दिए घर भेज दिया जाता है। आज डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका द ग्रेट में इसी मौसम ने दस्तक दे दी है। ट्रंप की सरकार संसद में अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं करवा पाई, लिहाजा सरकार के पास आगे का कामकाज जारी रखने के लिए पैसा नहीं है। सरकारी दफ्तरों के दरवाजे पर अब क्लोज्ड का साइन बोर्ड चिपका दिया गया है। तो क्या ये शटडाउन है? क्या ये होता क्या है और होता ही क्यों है? और ट्रंप के अमेरिका पर इसका असर क्या होगा, इस पर बात करेंगे ना आज कायदे से। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of India। अब ट्रंप की बात कर रहे हैं तो ट्रंप का एक और घर बिहार में निकला था, याद है आपको? आवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई हुआ था, वहां से एक खबर है। हम लोग गए थे वहां पे, लल्लन टॉप की 5-6 टीम 10-15 दिन घूमी फिरी और एक बहुत बढ़िया सीरीज बना के लाई, हम बिहार के लोग उसका नाम है। एक एपिसोड तो आज रिलीज हो गया सुबह 11 बजे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक जो रिलीज होगा वो कल से शाम को शुरू रिलीज होगा 5 बजे के आसपास। अभी अभिषेक भाई हैं, वो कुछ अभी बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग चल रही है, लेकिन रिलीज होगा तो जरूर देखिए हम बिहार के लोग। और अगला एपिसोड है आकाश डोम का। पटना के आकाश डोम के लिए समाज और सरकार के क्या मानी है और आगे का रास्ता वो क्या देखते हैं, जरूर देखिएगा हम बिहार के लोग। कास्ट डोम है, हम लोग खाली चीता बोले को चीता बनाने के लिए बस। डर नहीं लगता कभी? ना ये डर नहीं लगता है। हम लोग रातों भर रहते हैं, मौजल नहीं रहता है तब वो हम लोग रहते हैं। अब खबर पे बात करते हैं जो है अमेरिका के शटडाउन से जुड़ी हुई। सबसे पहले शटडाउन को समझ लीजिए। मान लीजिए कि अमेरिका की हुकूमत एक बहुत बड़ी कंपनी है, करोड़ों का बजट, लाखों मुलाजिम। अब इस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कांग्रेस हमेशा 2 हिस्सों में बटा रहता है, एक तरफ रिपब्लिकन होते हैं और दूसरी तरफ डेमोक्रेट। और जो भी बजट पास हो उस पर आखिरी दस्तखत करना होता है CEO यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को। अब मसला यह है कि जब ये दोनों धड़े आपस में खर्च पर इत्तेफाक नहीं रख पाते तो कंपनी अपना बिल पे ही नहीं कर पाती है। और फिर होता क्या है, बिल्कुल जैसा किसी कारोबार में होता है, दिवालियेपन की हालात में होता है, क्लोज्ड का बोर्ड टांग दिया जाता है, लाखों सरकारी मुलाजिमों को छुट्टी पर घर भेज दिया जाता है और कई विभागों का काम धाम ठप हो जाता है। यही कहलाता है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। इसकी एक टाइमलाइन है। अमेरिका का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है। अगर कांग्रेस और राष्ट्रपति 30 सितंबर की आधी रात तक नया फंडिंग कानून पास नहीं कर पाए तो सरकार को खर्च करने की इजाजत खत्म हो जाती है और उसी वक्त से शुरू हो जाता है ये शटडाउन कहेंगे। और फिलहाल हालात ऐसे ही हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने एक बिल यानी बजट पेश किया था 30 सितंबर को। इस पर वोटिंग हुई। बिल के समर्थन में 55 और विरोध में 45 वोट पड़े, लेकिन इसे पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी, यानी बिल फेल हो गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इस पर आने से पहले हमें अमेरिकी संसद को थोड़ा समझना चाहिए। अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के 2 हिस्से हैं, 2 सदन। निचला सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और ऊपरी सदन है सेनेट। बिल पास कराने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी होती है, जैसा हमारे यहां होता है। और अब ट्रंप और उनकी टीम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आसानी से बजट पास करवा सकते हैं क्योंकि वहां रिपब्लिकन्स की संख्या ज्यादा है। लेकिन यूएस सीनेट में यह मुश्किल है, वहां बिल पास कराने के लिए 60 वोट चाहिए ही चाहिए होते हैं, लेकिन रिपब्लिकन के पास हैं सिर्फ
53। यानी अगर ट्रंप की पार्टी को बिल पास कराना है तो उन्हें डेमोक्रेट्स का साथ चाहिए ही होगा, जो फिलहाल इस बिल के लिए तो नहीं मिल पाया है। लेकिन आखिर गाड़ी फंसी कहाँ है, ये बात है। बात यह है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी में ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठन गई थी। दरअसल ये सब्सिडी इस साल के आखिर में खत्म हो रही है। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि हेल्थ केयर की सब्सिडी बढ़ाई जाए, साथ ही मेडिकेड और दूसरे हेल्थ प्रोग्राम्स में की गई कटौती को वापस ले लिया जाए, सरकार वापस ले ले, ऐसा विरोधी पार्टी मानती है। Now, why do we care so much about them negotiating with us? It's not a point of pride. It's because Americans are hurting with higher costs throughout the country. Some of it's tariffs, some of it's energy costs, some of it's food costs. But one of the main reasons, and the one with the most immediate impact on raising Americans' costs, is skyrocketing costs of health care, all done by the Republicans. वहीं रिपब्लिकन्स का मानना है कि अगर सब्सिडी बढ़ाई गई तो सरकार को खर्च करने के लिए और पैसे की जरूरत पड़ेगी, जिससे बाकी सरकारी काम प्रभावित होंगे। दोनों पक्षों में ठनी हुई है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिकी संसद में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला। डेडलाइन खत्म होने तक दोनों पार्टियों के नेता बस एक दूसरे पर उंगली उठाते रहे और इस बीच ट्रंप ने वो किया जो करने में वो एक्सपर्ट है। सरकार तो नहीं चला पा रहे हैं, देश का शटडाउन कर दे रहे हैं, लेकिन ट्रुथ सोशल पे लिखना पढ़ना उनको आता है। व्हाइट हाउस से धमकी दी। उनका कहना है कि वो सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल कर सकते हैं। Yeah, we don't want it to shut down because we have the greatest period of time ever. I told you, we have $17 trillion being invested, so the last person that wants it shut down is us. Now, with that being said, we can do things during the shutdown that are irreversible, that are bad for them and irreversible by them. Like cutting vast numbers of people out, cutting things that they like, cutting programs that they like. And you all know Russell Vought. He's become very popular recently. You can trim the budget to a level that you couldn't do any other way. So they're taking a risk by having a shutdown because of the shutdown, we can do things medically and other ways, including benefits. We can cut large numbers of people out. We don't want to do that, but we don't want fraud, waste and abuse. आपने पक्ष विपक्ष की आवाज सुनी। अब अमेरिका में मौजूद पत्रकारों से समझते हैं कि इस राजनीति में किसका क्या फायदा है, पूरा माजरा क्या है। तो कांग्रेस के पास समय होता है, यूएस कांग्रेस के पास, कि इस अक्टूबर से अगले सितंबर तक वो 12 अप्रोप्रिएशंस बिल पास कर दे, जो यूजुअली समर में हो जाता है। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि इस तरह से चीजें नहीं हो पा रही है कांग्रेस में पिछले कुछ सालों से। मुझे कहूँगा करीब एक दशक से ज्यादा हो गया है अब। और जब वो अग्री नहीं कर पाते अप्रोप्रिएशंस बिल के ऊपर तो एक कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पास किया जाता है। अब इसका जिम्मा जो है वो मेजोरिटी पार्टी के पास होता है, जो सेनेट में और हाउस में फिलहाल रिपब्लिकन्स की है। और क्योंकि डेमोक्रेटिक वोट्स चाहिए सेनेट में, हाउस में तो फुल मेजोरिटी है रिपब्लिकन्स के पास, लेकिन सेनेट में क्योंकि मेजोरिटी जो मार्क है वो 60 वोट्स का होना चाहिए, 51 का नहीं होना चाहिए, तो एक लेवरेज है डेमोक्रेट्स के पास। और वो अपने जो पॉइंट्स है, जिस तरह से हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, ओबामा केयर की वो बात कर रहे हैं, तो उसको लेके उन्होंने इस कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशंस को रोका है, ताकि उनके भी जो मुद्दे हैं उन्हें भी एड्रेस किया जाए इस कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिकली अगर आप इसे देखें तो दोनों साइड ये इसे अपना एडवांटेज दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए हम वी वांट द बेस्ट फॉर द कंट्री, लेकिन जो अपोजिंग साइड है वो नहीं मान रही है और इसी के कारण गवर्नमेंट जो है वो शट डाउन हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि जो काफी डेमोक्रेटिक सेनेटर्स है वो शायद थोड़े नरम हो जाएं, क्योंकि एक कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन अगर पास नहीं होगा तो बहुत इंपैक्ट होगा, स्पेशली फेडरल वर्कर्स पे, जो ऐसा माना जाता है फेडरल वर्कर्स, स्टेट वर्कर्स और बाकी चीजें, एजेंसीज जो हमेशा से एक डेमोक्रेटिक वोटर्स रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक थॉ हमें देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन फिलहाल एक पॉइंट एडवांटेज जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास ये है
कि वो कह रहे हैं कि वो मास फायरिंग कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट है अगर वो स्कोर कर पाए तो। अब ये समझना भी ज़रूरी है कि अमेरिका में शटडाउन इतनी बड़ी बात क्यों है। इसके लिए आपको इसका इतिहास जानना होगा। अमेरिका में सरकारी शटडाउन की कहानी 1980 से शुरू हुई। पहले अगर बजट पास नहीं होता था तो सरकारी विभाग कुछ हद तक काम करते रहते और भरोसा करते कि जल्द ही सरकार सब सुलझा देगी। लेकिन 1980 में एक कानूनी राय आई कि बजट पास नहीं हुआ तो गैर ज़रूरी काम बंद करने होंगे। इसी के साथ शटडाउन एक नियम बन गया। पहला शटडाउन 1981 में हुआ, तब रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति हुआ करते थे। यह सिर्फ एक दिन चला, लेकिन 2,41,000 कर्मचारी बिना वेतन घर भेज दिए गए थे। सरकार को 80 से 90 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। यह आज की डॉलर वैल्यू में करीब 800 करोड़ रुपए के बराबर है अगर आज के रेट से कन्वर्ट करें तो। इसके बाद 1984-1986 में भी छोटे छोटे शटडाउन हुए। अक्सर पानी की परियोजनाओं, सिविल राइट्स और बजट विवाद को लेकर ये शटडाउन हुए। शुरुआती शटडाउन आमतौर पे कुछ घंटे या एक आध दिन के लिए होते थे, फिर धीरे धीरे शटडाउन लंबे और असरदार होने लगे। 1990 में जॉर्ज बुश सीनियर, उनके समय टैक्स और खर्च में कटौती के कारण शटडाउन हुआ, लेकिन तब छुट्टी का सीजन था, इसलिए इसका बहुत बड़ा असर नहीं देखा गया था। इसके बाद बिल क्लिंटन के कार्यकाल में 2 बड़े शटडाउन हुए। इनमें तो एक 21 दिन तक चला था। सरकारी ऑफिस बंद हो गए, नेशनल पार्क और म्यूजियम पर ताले जड़ दिए गए थे। इसके बाद 2013 में बराक ओबामा सरकार के समय 16 दिन का शटडाउन हुआ था। तब विवाद हेल्थ केयर बजट को लेकर था। उस वक्त करीब 8 लाख कर्मचारी बिना वेतन घर भेज दिए गए थे और 13 लाख को बिना वेतन के काम करना पड़ा था। असर यह हुआ था कि अमेरिका के 8,891 किलोमीटर लंबी कनाडा की जो सीमा है, उसकी देखभाल करने के लिए सिर्फ एक शख्स बचा था। उस पर ही पूरे बॉर्डर इलाके की साफ सफाई की जिम्मेदारी थी। पता नहीं कैसे कर रहा था, बाकी सारे कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया था। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा शटडाउन ट्रंप के ही कार्यकाल में 2018 में, उनके पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका में 35 दिनों का शटडाउन लगा था, दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक। वजह थी एक दीवार। दरअसल ट्रंप अमेरिका के साउथ बॉर्डर यानी मेक्सिको वाले जो बॉर्डर है उनका, उसकी सीमा जो है, वहां पे एक दीवार बनवाना चाहते थे। पुराना भूत है उनका। इसके लिए उन्होंने $5.7 बिलियन की मांग की, लेकिन डेमोक्रेट्स इसके लिए तैयार नहीं थे। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक नेता नैन्सी पेलोसी और चक शूमर के साथ मीटिंग भी की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद ट्रंप ने शूमर से कहा था कि अगर मुझे बॉर्डर सुरक्षा के लिए सरकार को बंद करना पड़ा तो इस पर गर्व होगा। मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं आपको दोष नहीं दूंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। तब ट्रंप जिम्मेदारी लेते थे। इसके बाद दिसंबर 2018 में शटडाउन लागू हुआ। 3,80,000 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया। 4 लाख से ज्यादा बिना पगार काम कर रहे थे। कई लोगों को नौकरी तक गंवानी पड़ी थी। असर इतना ज़्यादा था कि एयर ट्रैवल तक रुकने लगा था। वर्कर्स की कमी की वजह से एयरपोर्ट्स पर काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। इस वजह से कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था। रोज़मर्रा के कामकाज पे असर पड़ता देख लोग सड़कों पर उतर आए थे। आखिरकार दोनों पक्षों ने समझौता किया, जिसके बाद शटडाउन हट सका था। जनवरी 2019 में कांग्रेशनल बजट ऑफिस CBO, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 35 दिनों तक चले सरकारी शटडाउन की वजह से अमेरिका को $11 अरब का नुकसान हुआ था। तो अब आप समझ गए होंगे कि शटडाउन इतनी बड़ी बात क्यों है। अब जानते हैं कि इस शटडाउन में आखिर क्या शट और क्या डाउन होता है। सबसे साफ असर म्यूजियम और स्मारकों पे दिखता है, क्योंकि इन्हें तुरंत बंद कर दिया जाता है। दरवाजों पर नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए जाते हैं। लेबर डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाला ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स भी बंद कर दिया जाता है। दूसरा बड़ा असर होता है फेडरल वर्कर्स की जेब पर। शटडाउन के बाद कई सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह रुक जाती है। कुछ को घर भेज दिया जाता है और कुछ बिना पगार के काम करते रहते हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि इस बार शटडाउन की वजह से लगभग 40% फेडरल कर्मचारी यानी 8 लाख से ज़्यादा लोगों को टेम्पररी छुट्टी पर भेजा जा सकता है। इनमें सक्रिय सैनिक, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, FBI और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार लोग शामिल नहीं होंगे।
वो ड्यूटी पर तो रहेंगे लेकिन शटडाउन खत्म होने तक उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। कांग्रेस भी बंद नहीं होगी लेकिन उनके स्टाफर भी यही नियम फॉलो करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की भी धमकी दी है। हालांकि शटडाउन के बावजूद भी देश में ज़रूरी सेवाएं लागू रहती हैं, चलती रहती हैं। उन डिपार्टमेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ता जो खर्च के लिए सरकारी बजट पे निर्भर नहीं है, जैसे पोस्ट सर्विस अपने पैसे से चलती है, इसलिए इस पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं सोशल सिक्योरिटी या मेडिकेयर जैसी चीज़ें भी अपने रास्ते चलती रहती हैं। अब सवाल आता है कि शटडाउन का देश की आर्थिक स्थिति पर असर क्या होगा और इससे निपटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार कर क्या रही है सरकार उनकी, समझते हैं अमेरिका में मौजूद पत्रकारों की मदद से। शटडाउन से जो इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस है गवर्नमेंट के और एजेंसीज हैं वो कंटिन्यू करती हैं, दे वर्क एज इज। जो नॉन एसेंशियल वर्कर्स होते हैं, और ये क्लियरली डिफाइंड होता है यूएस गवर्नमेंट में, जब भी आप कोई जॉब लेते हैं आपको बताया जाता है यू एन एसेंशियल वर्कर और यू आर नॉन एसेंशियल वर्कर। एसेंशियल वर्कर्स मीनिंग कि यू आर फंडेड, आप नथिंग चेंजेस फॉर यू। जो नॉन एसेंशियल वर्कर्स होते हैं फिर वो दो कैटेगरी में आते हैं। एक फॉर मतलब आप काम नहीं कर सकते, आपको काम पे आने की जरूरत नहीं, और दूसरे यू वर्क विदाउट पे। तो उसमें आई थिंक जो वर्क विदाउट पे है दैट इज द बिगेस्ट थिंग, बिकॉज उसमें आपकी एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल, टीएसए, आपके बाकी जो फेडरल एजेंसीज हैं, ईपीए, वहां पे जो लोग हैं जिन्हें नॉन एसेंशियल बनाया गया है, बताया गया है, दे आर द वंस हु हैव टू शो अप टू वर्क, काम करना है, लेकिन दे वुड नॉट बी एबल टू गेट पेड। और फिर उसके लिए एक और कंटिन्यूएशन में बिल पास किया जाता है कि जिन्होंने काम किया था शटडाउन के दौरान उन्हें पे मिली जाए। और ये थिएट्रिक्स हमेशा से हमने देखे हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा स्ट्रेच होता है तो सोशल सिक्योरिटी, स्नैप बेनिफिट्स और वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अमेरिकन सिटीजन को इम्पैक्ट करती हैं उस पे ये असर करता है। बट इट हैज टू बी प्रोलॉन्ग, करीब 1-2-2.5 महीना अगर ये चलेगा तब हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो एजेंसीज हैं उन्हें बुलाया गया है आज, और हर एजेंसी को बताया गया है कि आप अपना प्लान बताइए कि आप ऑपरेट कैसे करेंगे ड्यूरिंग गवर्नमेंट शटडाउन। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, तो ये चीजें होती हैं पहले से। लेकिन बिगेस्ट थ्रेट जो हो सकता है वो ये हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक अथॉरिटी दी थी कि वो एजेंसीज को अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के फरलॉ एम्प्लॉयज हैं या नॉन एसेंशियल एम्प्लॉयज हैं उनके बिना अगर हम काम कर सकते हैं तो हम मास फायरिंग कर सकते हैं, मतलब हमें उनको वापस लाने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत इंपैक्ट करेगा जॉब्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जॉब्स को लेके। साथ ही साथ जो पार्क्स हैं वो क्लोज हैं, वॉशिंगटन डीसी में म्यूजियम्स क्लोज हैं, और बाकी की जो जनता जो चीजें यूज करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पे अभी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इकोनॉमिकली आई थिंक इफ दिस लास्ट फॉर 30, 40, 45 days देन वी विल सी अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन दिस। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स विल कम ऑन बोर्ड और एक कंट्री रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। नुकसान का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि शटडाउन कितने समय तक चलता है और इसका दायरा कितना बड़ा होता है। शटडाउन खत्म करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस में बजट पास होना जरूरी है। इसका मतलब होगा कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कब और कैसे होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम तब तक सुर्खियों की ओर चलते हैं। पहली सुर्खी में बात अमेरिका की ही कर लेते हैं। उस अमेरिका की नहीं जो अंदरूनी दिक्कतों से परेशान है, बल्कि उस अमेरिका की जिसे अब भी कुछ देश उम्मीद भरी आंखों से देखते हैं। आज इस लिस्ट में यूक्रेन का नाम उठाएंगे क्योंकि यूक्रेन को चाहिए एक हथियार जिसका इस्तेमाल वो रूस के खिलाफ जंग में करना चाहता है। लेकिन अगर अमेरिका में हथियार सौंपने को तैयार हो भी जाए ये, तो राह में रोड़ा बना हुआ है रूस। कैसे? उसका कहना है कि यह हथियार जंग के मैदान में कोई बड़ा फर्क तो नहीं डालेगा, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज जरूर दे जाएगा। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को यह हथियार दे दिया तो रूस इसे जंग में अमेरिका की दखलंदाजी मानेगा। तो भाई ऐसा कौन सा हथियार है? तस्वीर देख लीजिए। इसका नाम है टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल। तो जनाब हथियार का नाम है टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल। खास क्या है बता रहे हैं हमारे दोस्त मानस।
टॉमहॉक एक अमेरिकन मेड मिसाइल है जो एक सबसोनिक यानी आवाज़ की रफ्तार से कम स्पीड पे चलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें लगा एक टर्बो फैन होता है। जहां आप देखते हैं कि बाकी मिसाइलों में बूस्टर की तरह यहाँ से आग की तरह कुछ निकलता है, इसमें यहाँ पे पीछे एक पंखी लगी होती है। इसकी वजह से इसका हीट सिग्नेचर, अगर मिसाइल गर्मी छोड़ती है या हीट छोड़ती है तो उसकी वजह से उसको रडार पे पकड़ना आसान हो जाता है। टॉमहॉक की खासियत यह है कि इसमें हीट सिग्नेचर कम होता है, इसकी वजह से इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 1600 से 1800 किलोमीटर इसकी रेंज है, हालांकि कुछ वेरिएंट्स की रेंज 2500 किलोमीटर तक भी है। और इसका जो सामने का ये आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है इसको सीकर कहते हैं। ये जीपीएस से कनेक्टेड होता है, तो जीपीएस की वजह से ये बहुत सटीक ढंग से अपने टारगेट पे वार करता है। इस वजह से इस मिसाइल को अमेरिकन डिफेंस सेक्टर में या पूरी दुनिया में भी गेम चेंजर कहा जाता है। अब सवाल ये कि यूक्रेन को मिसाइल की ज़रूरत क्यों है? ऐसी मिसाइल जिसका इराक जंग में बड़ा इस्तेमाल हुआ था। दरअसल यूक्रेन को क्यों चाहिए? अब तक यूक्रेन के पास लंबी दूरी की मिसाइलें कम हैं और अब तक उसे ब्रिटेन और फ्रांस ने ही स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स दी हैं। अमेरिका ने ATACMS दिए हैं, मगर उनकी रेंज कुछ 100 किलोमीटर तक की ही सीमित है। उसने निपटने के लिए रूस ने अपनी सेना और सप्लाई लाइंस फ्रंट लाइन से पीछे घिसका ली थी उस मिसाइल से निपटने के लिए। अब ऐसे में अगर टॉमहॉक यूक्रेन के हाथ लगा तो रूस की सरहद के भीतर घुसकर एयरबेस, कमांड सेंटर और सेना के लॉजिस्टिक्स हब को निशाने पे लाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि यही रूस की बेचैनी की जड़ है। रूस कह रहा है कि अगर अमेरिका सिर्फ मिसाइलें नहीं बल्कि उनका टारगेटिंग डेटा भी दे रहा है तो ये नाटो बनाम रूस वाली जंग में बदल जाएगी। जाहिर है यूरोप के देश ये नहीं चाहेंगे। पिछले दिनों में नेटो और रूस के बीच तनाव भी बढ़ गया है। पोलैंड में हाल ही में रूसी ड्रोन दाखिल हुए थे, एस्टोनिया में भी रूसी फाइटर जेट घुसे थे, लेकिन फिलहाल माहौल शांत है। आगे क्या होगा वक्त बताएगा। फिलहाल अगली सुर्खी। फिलीपींस में 30 सितंबर को आए भीषण भूकंप के बाद 69 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। 30 सितंबर की रात करीब 10 बजे देश के सेंट्रल विसायस रीजन में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र तटवर्ती शहर सेबू के पास बताया गया है। गहराई 10 किलोमीटर दर्ज की गई, यानी सतह के करीब था ये, इसलिए झटके इतने तेज थे कि कई इमारतें ज़मींदोज़ हो गईं। फिलीपींस रिंग ऑफ फायर कहलाने वाले क्षेत्र में आता है। स्क्रीन पर इसका नक्शा है। इस इलाके में अक्सर ज़मीन कांपती रहती है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव होता है, लेकिन इस बार झटका बेहद ताकतवर साबित हुआ। स्थानीय प्रशासन अब राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। भारत ने इस त्रासदी पर अपनी संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इस दुख की घड़ी में भारत पीड़ित परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। अगली सुर्खी बांग्लादेश से है। एक खबर आई है, राजधानी ढाका में एक भारतीय स्टूडेंट अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई है। स्टूडेंट का नाम है निदा खान। निदा 19 बरस की थी। वो राजस्थान के झालावाड़ से MBBS की पढ़ाई के लिए बांग्लादेश गई थी। 30 सितंबर को ही वो अपने कॉलेज अद्दीन मोमिन मेडिकल कॉलेज में परीक्षा देने के लिए गई थी। स्थानीय पुलिस के मुताबिक उस दिन उन्हें नकल करने के आरोप में परीक्षा से निष्कासित कर दिया गया। उस रात वे अपने कमरे में लौटी, लेकिन जब उन्होंने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया तो सहपाठियों ने प्रशासन को सूचना दी। दरवाज़ा खोला गया तो वो अपने कमरे में मृत मिली। स्थानीय पुलिस फिलहाल इस मामले को खुद की जान देने के मामले की तरह देख रही है, लेकिन निदा का परिवार जांच की मांग कर रहा है। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन AIMSA ने भी विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है। विदेश मंत्री S जयशंकर को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। कहा है कि भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर परिवार की मदद करे। फिलहाल ढाका में भारतीय दूतावास को सूचना दे दी गई है ताकि निदा के पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की जा सके। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।